हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर शरणजीत कौर और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ चीता एक्सटिंक्शन इन इंडिया। सो बेसिकली हम केवल चीता का एक्सटिंक्शन नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे चीता किस फैमिली को बिलोंग करता है, हम लोग पढ़ेंगे कि चीता की इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी से कैसा कंसर्न है, बायोडाइवर्सिटी से क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, और बाकी कुछ चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ प्रिडेशन के नियमों को डिस्कस करने वाले हैं जो इकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। तो हम केवल चीता के एक्सटिंक्शन की बात नहीं करते हैं या चीता के इंट्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम चीता की बायोलॉजी, ओवरऑल बायोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा प्लीज़ कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड रिव्यू देना मत भूलिएगा वीडियो का, आपको ये कैसी लगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग। चीता क्या है? तो चीता को अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो ये एनिमेलिया किंगडम में आता है, कॉर्डेटा फाइलम का मेंबर है, इसकी क्लास मेमेलिया है यानी मैमल्स है। मैमल्स की बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे फर होते हैं, ये बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों को इनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है, उसके नाम पे बेसिकली मेमेलिया आता है। ऑर्डर होता है कार्निवोरा। कार्निवोरा का मतलब है ये केवल मांस मछली खाने वाले जीव जंतु हैं, यानी कि ये घास फूस नहीं खाते, हर्बीवोर नहीं होते हैं। सब ऑर्डर है फेलिफॉर्मिया। फेलिफॉर्मिया जो सब ऑर्डर है ये बिल्लियों की फैमिली का मतलब माना जाता है, यानी कि फेलिफॉर्मिया में आपकी जो सब ऑर्डर है इसके अंदर सारी कैट्स फैमिली आती है, यानी फैमिली हो गई फेलिडी। फेलिडी मीन्स बिल्लियों की फैमिली। सब फैमिली इज फेलिनी। इन जीनस आता है एसिनोनिक्स, ये इसका जीनस है, स्पीशीज है एसिनोनिस जुपिटस। तो अगर हम बात करें तो केवल इतने तक ये सीमित नहीं है, पहले ये माना जाता था, लाइक काफ़ी पहले 19वीं सदी तक, 1900s तक ये माना जाता था कि जितने भी चीता पाए जाते हैं पूरे संसार में सबके सब आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि एकदम सेम टू सेम होते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, सबके सब सेम टू सेम नहीं होते, कुछ अलग भी होते हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो जब देखा गया कि चीता की कुछ सब स्पीशीज़ भी होती हैं, सब स्पीशीज़ में क्या होता है ना कि आप उसको देख के रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि ये क्या अलग अलग हैं क्या, लेकिन वो कुछ हद तक काफ़ी चीज़ों में अलग होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर 4 चीज़ों को देख रहे हो, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो, और ये आपका एशियन पार्ट है। तो आज की डेट में ना एशियन चीता केवल ईरान में कुछ ही मात्रा में रह गए हैं, अगर आप यहाँ देख पाएँ तो ये ग्रीन वाला पोर्शन, इसका नाम है एसिनोनिक्स जुबेटस वेनेटिकस। इसके अलावा आपके कुछ अफ्रीकन पाए जाते हैं, कुछ होते हैं सदर्न, कुछ होते हैं नॉर्दर्न अफ्रीकन, नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीकन, एक नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीकन चीता, और होते हैं साउथ ईस्टर्न अफ्रीकन चीता। सो इसमें आपके आते हैं, ये साउथ ईस्टर्न में आते हैं एसिनोनिक्स जुबेटस एंड इसके अलावा बाकी जो नॉर्थ में आते हैं वो आते हैं एसिनोनिक्स जुबेटस हेकी एंड एसिनोनिक्स जुबेटस सुमेरेंगी। ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न चीता में आते हैं, सब स्पीशीज़ में आते हैं। अब ये आपका सोर्स मिल सकता है, मैंने इसको विकिपीडिया से सिंपली पिक्चर को लिया है, आप इसको देख सकते हैं। ये पिक्चर है आपकी फाइलोजेनियन इवोल्यूशन की, लाइक कब किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ चीता का। तो देखिए चीता पूमा लीनिएज को बिलोंग करता है, इसका थोड़ा इलेबोरेटेड, थोड़ा बड़ा फाइलोजेनी अभी हम देखेंगे। फाइलोजेनी अगर आपको समझना है क्या होता है, कैसे बनाते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए फाइलोजेनी की वीडियो यहाँ पर ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। और फाइलोजेनी के बेसिस पर ना हम लोग इवोल्यूशन समझ सकते हैं, यानी कब कौन सी स्पीशीज़ एक दूसरे से अलग हुई होगी। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ स्पीशीज़ लिए लिंक्स जीनस के लीनियस के, कुछ लिए पुमा लीनियस के, कुछ लिए डोमेस्टिक कैट, कुछ लिए लेपर्ड कैट। तो क्या होता है कि कुछ हम मिलते जुलते रिलेटेड और कुछ थोड़े दूर के मेंबर्स को क्या करते हैं, उनका डीएनए को एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद उनके डीएनए या फिर प्रोटीन के बेसिस पर हम ये चेक करते हैं कि भाई कौन सा वाला डीएनए, कौन सा वाला ऑर्गेनिज्म दूसरे के कितने क्लोज है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं हमारा चीता ये वाला है, तो चीता भी पीता है भाई एनीवेज चीता ये है
एसिनोनिक्स। एसिनोनिक्स किससे ज़्यादा मैच करता है? पुमा लीनिएज से ज़्यादा मैच करता है। पुमा एंड हर्पिलेरोस, यानी पुमा कॉगर कॉनकोलर जो पुमा कॉनकोलर है, एंड पुपा योगरेंडी है। दो तरीके की पुमा की स्पीशीज़ हैं, जेगोरेंडी या योगरेंडी। ये आपकी स्पीशीज़ हैं पुमा लीनिएज की, और एक आपका है चीता, ये इससे ज़्यादा मैच करता है। लिंक्स लीनिएज यानी जो लॉयन की लीनिएज है वो काफ़ी अलग आ जाती है। इसके अलावा यहाँ से डोमेस्टिक कैट और लेपर्ड का अलग हो गया है। तो अगर हम बात करें तो ये क्लोजली रिलेटेड है। अगर मैं ईयर वाइज बात करूँ कौन कब अलग हुआ होगा एक दूसरे से, तो देखिए पैंथर आपने सुना होगा ना, पैंथर लीनिएज 10.8 मिलियन ईयर एगो अलग हो गए थे। फिर बेकैट लीनिएज अलग हुए, फिर कैरेकल लीनिएज आए, ऑसिलॉट लीनिएज आया, लिंक्स लीनिएज आया, आफ्टर दैट पुमा लीनिएज आया। ये जो पुमा लीनिएज है, इस पुमा लीनिएज की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से आपका पुमा एंड योगरेंडी अलग हो गए और चीता अलग हुआ 4.9 मिलियन ईयर अगो, एंड 6.2 टोटल मिलियन अगो आपके लेपर्ड कैट और डोमेस्टिक कैट लीनिएज अलग हो गए थे। तो ये सारे हमारी फैलिडी फैमिली के मेंबर हैं, सारे के सारे कैट फैमिली के मेंबर हैं, जो बिग कैट में आते हैं। आपके जैगुआर आता है, पुमा आता है, चीता आता है, कैट आती है, टाइगर आते हैं, लायन आते हैं, सब इसी के मेंबर होते हैं। अब पूछा ये गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई आपके जो चीता है ये एक स्पीशीज़ नहीं है, अलग अलग है। तो ये कैसे पता चला था? जो बहुत पुराना एंशियंट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए था। देखिए होता ये था कि जब हमारे जो भी म्यूज़ियम होते थे, उन म्यूज़ियम में कुछ कुछ सैम्पल्स प्रेजेंट हैं, तो वहाँ से ना उन सैम्पल्स से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आइसोलेट किया गया। आइसोलेट करने के बाद वहाँ से उसकी फाइलोजेनी बनाई गई। जब फाइलोजेनी बनाई गई तो आपसे देखा गया कि जो म्यूज़ियम थे हैदराबाद के या और जगहों के इंडिया में, यहाँ पर ये आप ऑरेंज कलर में इंडिया देख पा रहे हैं, भारत देश देख पा रहे हैं, इस इंडिया के अंदर कुछ नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन चीता के सैंपल्स थे, यानी कि वहाँ से कुछ गिफ्टेड होंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें, काफ़ी सारे चीता पहले इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किए जाते थे, ऐसा हिस्ट्री में माना जाता है। कुछ इंडियन चीता थे, कुछ आपके साउथ ईस्ट अफ्रीकन चीता थे। तो ये जो चीता थे अलग अलग, ये चीता के सैंपल्स इंडिया के अलग अलग म्यूजियम से कलेक्ट किए गए। कलेक्ट करने के बाद उससे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को आइसोलेट किया गया। आइसोलेट करने के बाद उसकी फाइलोजेनी बनाई गई। तो देखा ये 3 अलग अलग ब्रांचेस में गए हैं, इनके बीच में कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे छोटे वाले डॉट्स एक डिफरेंस को बताते हैं, इससे बीच वाले डॉट्स 5 डिफरेंसेस को बताते हैं, 20 जो बहुत बड़ा डॉट है ये 20 डिफरेंसेस एक दूसरे के बीच में बताते हैं। तो ये तो हो गई डिफरेंसेस या म्यूटेशन की बात। हम बेसिकली आते हैं कि एशियाटिक और अफ्रीकन चीते में क्या अंतर है। जैसे अभी आपको पता होगा कि जो नामीबिया का चीता है, जो नामीबिया का चीता मंगवाया गया है भारत में, इंडिया में कुनो नेशनल पार्क में, कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये चीता प्रेजेंट है राइट नाउ। 8 चीता मंगवाए गए हैं राइट। तो उन 8 चीता के और एशियाटिक चीता के जो हमारे देश में पहले से पाए जाते थे, उन चीता के बीच में अंतर क्या है या सिमिलैरिटी क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक 2020 में एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ था। उस रिसर्च आर्टिकल में ये कहा गया था कि भाई 1947 में महाराजा जो थे स्टेट ऑफ कॉरवाई स्टेट के, उन्होंने लास्ट 3 चीता को मारा था जो इंडिया में पाए जाते थे। इंडिया में यानी एशियाटिक चीता थे, वो था एसिनोनिक्स जुबेटस वेनेटिकस। ये वाला जो चीता इंडियन की मैं बात कर रही हूँ, ये लास्ट चीता ये वाला है, रेड वाला, ठीक है। ये चीता लास्ट कहा गया कि 1947 में कोरवई स्टेट के महाराज ने मार दिए थे, और उसके साथ बाकायदा पिक्चर भी क्लिक की थी, ठीक है। लेकिन फिर भी ये लास्ट नहीं थे, ऐसा कहा गया कि इक्का दुक्का कई जगह पर कुछ आइसोलेटेड जगहों पर आपको चीता देखने को मिले। लेकिन 1952 में कंप्लीटली एक्सटिंक्ट कहा गया कि भाई चीता बिल्कुल भी इंडिया में प्रेजेंट नहीं है। तो 1952 से हमारे देश में बिल्कुल भी चीता प्रेजेंट नहीं है। उसका रीज़न क्या हो सकता है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं कि एशियाटिक और अफ्रीकन चीता में क्या सिमिलैरिटी है, कौन सा वाला चीता हमारे वाले एशियाटिक चीता से ज़्यादा मैच करता है। तो देखिए
ये तो हो गए हमारे आउट ग्रुप पुमा की स्पीशीज। तो पुमा येगोरेंडी एंड पुमा कॉनकलर ये दोनों आपके अलग हो गई, एकदम अलग लीनिएज हो गए थे, और जो एसिनोनिक्स थे वो हमारे सारे अलग हो गए थे। इन एसिनोनिक्स में ये सारे आपके जो तीनों स्टार्टिंग के दिखाए जा रहे हैं ब्लू कलर में, यू कैन सी दिस एसिनोनिक्स जुबिटस जुबिटस, साउथ ईस्ट अफ्रीकन चीता है ये साउथ ईस्ट। इसके अलावा आपके इसी ब्रांच से यू कैन सी हियर ये एक ब्रांच है जहाँ से ब्लू अलग हुआ है, रेड अलग हुआ है। ये रेड वाला है एसिनोनिक्स जुबिटस वेनेटिकस, ये इंडियन चीता था। इसके अलावा ये जो ग्रीन वाला पार्ट है दिस इज एसिनोटस जुबिटस सुमेरेंगी, ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन चीता। ये तीनों चीता में अगर हम कहते हैं कि हमारे देश के लिए अगर कोई ज़्यादा मैच करता हुआ है वो कौन सा है, इट इज़ साउथ ईस्ट अफ्रीकन। कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं तो चीता कोई सा भी मंगा लो, चाहे साउथ ईस्टर्न हो, नॉर्थ ईस्टर्न हो, ईरान का हो, कहीं का भी हो, हमारे देश में रह लेगा। तो ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ डीएनए हैं, उनमें डिफरेंसेस हैं। हम अगर किसी स्पीशीज़ को यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या ये इंट्रोडक्शन है या री इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में भी सोचने वाली बात है। फिलहाल क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर ये चीता हमारे देश में प्रेजेंट थे तो ये एक्सटिंक्ट कैसे हुए। ये एक्सटिंक्ट हुए थे बहुत ज़्यादा हंटिंग की वजह से, क्योंकि इनकी जो फर होते हैं, इनके फर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, और इसकी वजह से इनका हंटिंग हुआ, प्लस इनका डोमेस्टिकेशन हुआ, यानी इनको बेसिकली घरेलू बनाया गया। ये बहुत ज़्यादा वाइग्रस नहीं होते, बहुत ज़्यादा लड़ने वाले नहीं होते हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि मतलब होता क्या था ऐसा कि इनको डोमेस्टिकेट कर लिया गया था। डोमेस्टिकेट करने के बाद इनका यूज़, यानी कि ये जो आपके स्पीशीज़ थी चीता का यूज़ किया जाता था ताकि बाकी दूसरे जो जानवर हैं, हिरन हैं, चीतल हैं, उनको मारने के लिए। धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी जो कॉम्पिटिटिवनेस थी, यानी एक दूसरे से लड़ने की पावर थी, वो कम होती गई, क्योंकि इनको डोमेस्टिकेट कर लिया, इनको घरेलू बना लिया गया, तो एक दूसरे से लड़ नहीं सकते थे या उस एनवायरनमेंट में रह नहीं सकते थे जहाँ बहुत ज़्यादा ही लड़ाकू टाइप के जानवर रहते हैं। साथ के साथ इनका हैबिटेट ख़त्म हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डोमेस्टिकेशन हुआ या बहुत ज़्यादा लोग रहने लगे, ह्यूमन रहने लगे, तो इनका डोमेस्टिकेशन की वजह से ख़त्म हो गया। यहाँ पर देखिए एक बहुत पुरानी पिक्चर है और ये ट्विटर पे काफ़ी ट्रेंड कर रही है, आप इसको सर्च करिएगा। ये आपको दिख रहा होगा एक जिंदा अच्छा खासा चीता, और चीता को काफ़ी नॉर्मल से दिखने वाले लोगों ने पाला हुआ है। तो ये पालते क्यों थे, ताकि ये बाकियों का शिकार कर सकें। इस तरीके से चीज़ों को मतलब किया गया, बदला गया, और ये एक्सटिंक्ट हो गए फाइनली। आज की डेट में हमारे देश में कोई भी चीता नहीं पाया जाता। एंड अगर देखा जाए तो जो ईरान है वहाँ पर केवल एशियाटिक चीते मिलते हैं, वो भी बहुत ही कम रह गए हैं आज की डेट में। अब पूछा ये जाता है, भाई क्वेश्चन ये है कि इकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, इनका नया हैबिटेट इंडिया के अंदर जो है, यानी कुनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर, कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश के अंदर, इसके बारे में क्या कहना है इकोलॉजिस्ट का। तो देखिए इकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो किसी भी स्पीशीज़ के लिए या किसी भी हैबिटेट का जायज़ा करते हैं, किसी जगह पर रहने वाली स्पीशीज़ के बारे में बताते हैं, वहाँ कौन कौन सी स्पीशीज़ प्लांट्स की, एनिमल्स की, माइक्रोब्स की कौन कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, उनके लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वो कहाँ रह सकती हैं, कहाँ नहीं रह सकती, ये सब काम आपके इकोलॉजिस्ट के होते हैं। तो उनका क्या कहना है कि भाई नया हैबिटेट इंडिया के अंदर कैसा होगा। आज की डेट में हम सबको पता है कि जो नामीबियन चीता है वो साउथ ईस्ट चीता है। तो साउथ ईस्ट आपको पता है, देखिए साउथ ईस्ट अफ्रीकन चीता हमारे इंडियन चीता के जैसा है, बट वो सेम नहीं है। अगर वो सेम नहीं है तो पहला सवाल ये बनता है कि क्या ये री इंट्रोडक्शन है या ये इंट्रोडक्शन है। जैसा कि सब लोग बोल रहे हैं कि भाई ये री इंट्रोडक्शन है, जो पहले हमारी प्रजाति खत्म हो गई थी, एक्सटिंक्ट हो गई थी, अब वो वापस से लाई जा रही है। तो नहीं, दिस इज़ नॉट द सेम स्पीशीज़, ये अलग है, इसकी सब स्पीशीज़ अलग है। दिस इज़ जुबिटस सब स्पीशीज़, हमारे देश में पाया जाता था वेनेटिकस। सो ये अलग चीता है, तो इट इज़ नॉट अ री इंट्रोडक्शन, इट इज़ इंट्रोडक्शन, यानी एक नई स्पीशीज़ को बसाया जा रहा है।
अब नई स्पीशीज़ को अगर बसाया जा रहा है तो खतरे भी होंगे। कैसे खतरे? कि भाई उसका अलग तरीके से मेथड होता है, अलग तरीके से शिकार करते हैं या अलग चीज़ों को खाते हैं। भाई ये अफ्रीकन चीता है, वहाँ पर अलग तरीके की प्रजाति यानी स्पीशीज़ मिलती होंगी जो कि इसके शिकार ये करता होगा। अब वो इंडिया में आएगा तो अलग स्पीशीज़ के लिए उसको नया शिकार करना सीखना पड़ सकता है, या इनके लिए अगर हम उन्हीं स्पीशीज़ को प्रोवाइड कराएंगे तो हमारी जो दूसरी स्पीशीज़ है उसको भी खतरा हो सकता है। ये पहला कंसर्न है। दूसरा कंसर्न इको प्रीफर्ड हैबिटेट के बारे में बात करते हैं। भाई किस तरीके का हैबिटेट चीता एक्चुअली प्रेफर करता है। तो देखिए, ये आपके जो चीता होते हैं ये ग्रासलैंड, श्रब फॉरेस्ट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रे यानी कि शिकार प्रेजेंट था, उस तरीके के एरिया को एशियाटिक चीते प्रिफर करते थे। हालांकि आज की डेट में ईरान में प्रेजेंट है जहाँ डेजर्ट पाया जाता है, दैट इज़ ओके, क्योंकि वहाँ पर भी उसकी स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा नहीं बची हैं। अब बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको वहाँ भी चीते नहीं बचे हैं। अगर हम बात करें जो हमारे साउथ ईस्ट अफ्रीकन चीता हैं वो कहाँ रहते थे, तो वो रहते थे सवाना प्रदेश में, ग्रास लैंड में, जहाँ बड़े बड़े घास के मैदान हैं, बहुत बड़े बड़े मैदान हैं। घास के मैदानों में अक्सर जो हमारे हर्बीवोर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, यानी कि प्रे बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। हमारे देश में, मध्य प्रदेश में या किसी भी कंट्री के किसी भी नेशनल पार्क में 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया नहीं प्रेजेंट है। अगर वो एरिया नहीं प्रेजेंट है तो वहाँ पर हम ग्रासलैंड केवल नहीं बना पाए हैं। अगर प्रेजेंट भी है तो वहाँ पर ग्रासलैंड केवल नहीं है। अगर केवल ग्रासलैंड नहीं है या उस तरीके के छोटे छोटे पेड़ पौधों वाली जगह नहीं है तो वहाँ पर चीता के लिए सर्वाइव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। स्पेशली कुछ लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश का जो कुनो का नेशनल पार्क है वो काम का है, कुछ लोगों का कहना है ये नहीं है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स, देखते हैं कि आगे इसके लिए क्या रहता है, वो कितना सर्वाइव कर पाते हैं चीता, उससे इसको क्लियर हो जाएगा। फिर आगे एक और बहुत बड़ा कंसर्न आता है डिसीज़ का। भाई अगर आप बाहर से किसी नई स्पीशीज़ को लेकर आ रहे हैं तो क्या वो नई डिसीज़ नहीं लेकर आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। ऐसी जूनोटिक डिजीजेस को लेकर आ सकता है जो केवल अफ्रीका में होती हैं। जूनोटिक मतलब कि जो जानवरों से दूसरे जानवरों में फैल सकती हैं। तो जानवरों से फैलने वाली डिसीज़ जो कि जनरली आपके बैट्स फैलाते हैं, यानी कि चमगादड़ फैला देते हैं, या कोई और प्राइमेट होते हैं, या कोई बर्ड्स फैला सकते हैं। तो वो जो जूनोटिक डिजीज़ेस हैं जो अफ्रीका में हुई थी, इस तरीके के पैथोजन बाकी के ऑर्गेनिजम्स में भी, बाकी की जो स्पीशीज़ उसके आसपास रहती हैं उनको भी हो सकती हैं। तो कोई भी एक नई डिसीज़ जो वहाँ पाई जाती है वो यहाँ पर पाई जा सकती है। फिर एक और बहुत ही बड़ा कंसर्न आता है कि क्या चीता कोएग्जिस्ट कर सकता है टाइगर एंड लेपर्ड के साथ, क्योंकि आपको पता है कि टाइगर और लेपर्ड भी हमारे काफ़ी बड़े बिग कैट फैमिली के मेंबर हैं और इनका आमना सामना आपस में होता ही रहता है। जंगल के अंदर जाएंगे तो टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, चीता हो गया, कोई भी मिल सकता है। चीता इंडिया में मिलता नहीं था, अब चीता अगर आएगा, इसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जंगल में छोड़ा भी जाएगा। जब जंगल में जाएगा तो फिर उसको टाइगर भी मिलेंगे, लेपर्ड भी मिलेंगे, तब क्या होगा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपकी इकोलॉजी का आता है, इसे हम कहते हैं गिल्ड प्रिडेशन। गिल्ड प्रिडेशन मतलब क्या होता है? गिल्ड का मतलब होता है इकोलॉजी के अंदर एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी चीज़, एक ऐसी स्पीशीज़, मतलब दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं लेकिन उनके खाने की एक ही चीज़ है, यानी कि उनके पास एक ही शिकार है या वो एक ही तरीके से शिकार करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है ना, एक कंपटीशन जनरेट हो जाता है कि या तो मेरा एक ही शिकार है तो मुझे चाहिए, किसको मिले, वहाँ गिल्ड आ जाता है। या फिर मेरे भी शिकार करने का तरीका भगा के मारने वाला है या छुप के अटैक करने वाला है और दूसरे का भी वही है, तो वहाँ पर भी आपका एक कंपटीशन जनरेट हो जाता है। ये कंपटीशन कहलाता है गिल्ड इन इकोलॉजी। इस गिल्ड को यहाँ पर एक इंट्रा गिल्ड प्रिडेशन का कंपटीशन जनरेट हो जाएगा और उस कंपटीशन की वजह से जो ज़्यादा हिंसक है, जो ज़्यादा अटैक करने वाले एनिमल्स हैं, जैसे कि टाइगर हो गया, लिपर्ड हो गया, लायन हो गया, ये जो है ना ज़्यादा आपके अटैक करेंगे उन प्रे पे, उन शिकार पे,
और ये जो आपके चीता हैं, जो उतने ज़्यादा अटैकिंग वाली प्रवृत्ति इनकी नहीं होती है, इसीलिए इनको डोमेस्टिकेट करना भी आसान था। ये क्या करेंगे, बाहर की तरफ चले जाएंगे, यानी जंगल के आउटस्कर्ट्स में चले जाएंगे, जहाँ पर ह्यूमन को अटैक कर सकते हैं। सो देर आर अ लॉट एंड लॉट ऑफ कंसर्निंग थिंग्स with cheetah introduction, and I think we should all understand this topic, क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे। अगर हम देखें बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से, क्योंकि हम एक नई स्पीशीज़ के हिसाब से उसके लिए पूरा एनवायरनमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, हम उसके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें बना रहे हैं, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि किस तरीके से एक नई स्पीशीज़ हमारे देश में हमारे अलग एनवायरनमेंट में किस तरीके से सर्वाइव करती है। इकोलॉजी के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमको देखने को मिल सकता है, इंट्रा गिल्ड कंसेप्ट कंपटीशन देखने को मिल सकता है। स्पीशीज़ में फाइलोजेनी के हिसाब से देख सकते हैं, हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सो आगे के लिए अगर आपको ऐसे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जानकारी चाहिए विद द रियल वर्ल्ड, एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।